These my dollars make it hurt. हेलो एवरीवन, हाय, नमस्ते, जय जिनेंद्र। और आज की क्लास की शुरुआत मैं करूँगी मिच्छामी दुक्कड़म से। तो सरल शब्दों में मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि नोट्स अपलोड होने में या फिर टेस्ट सीरीज़ आने में या लेक्चर्स आने में अगर किसी भी प्रकार की देरी होती है या डिले होता है या फिर पढ़ले टीम की तरफ से आपको कोई भी इनकन्वीनियंस हुई हो, नोइंगली अननोइंगली, अगर हमारी वजह से आपको कोई भी इनकन्वीनियंसेस हुई हो, सो वी आर अपोलोजेटिक फॉर इट. And I just wanted to say it in the beginning. Moving forward, this is Nehi Jain and welcome back to Padle 11th is JEE NEET. Please subscribe to our channel. उसके पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दो, उससे आपको ही नोटिफिकेशंस आएंगे, आपका ही बेनिफिट होगा. एंड डू लाइक आर वीडियोज़, प्लीज़ लाइक आर वीडियोज़. काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं और काफ़ी चीज़ों के साथ हम जगल कर रहे हैं. लाइक मेरे मिड सेमेस्टर चल रहे हैं अभी, पेपर देकर आई हैव कम डाउन टू रिकॉर्डिंग. तो बहुत सारी चीज़ों के बीच में हम भी जगल कर रहे हैं. सो प्लीज़ अप्रिशिएट आर एफर्ट्स एंड लाइक आर वीडियो. सो दैट्स ऑल. मूविंग ऑन, फॉलो padle.in ऑन इंस्टाग्राम. इसका आपको बेनिफिट्स और चीज़ें तो पता ही हैं. फिर जो टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसे ज्वाइन करने से आपके डाउट्स क्लियरिंग बहुत ईजी हो जाएंगे. तो वो एक बहुत अच्छा वे आउट है, बहुत कंफर्टेबल वे आउट है, कन्वीनियंट है आप लोगों के लिए. तो गो फॉर इट. और टेलीग्राम वैसे भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है टू कनेक्ट विद अ ग्रुप. और जो भी बेस्ट मटेरियल अवेलेबल है, बेस्ट इन क्लास हमारी तरफ से जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, चाहे वो टेस्ट सीरीज़ हो या फिर जैसे अब हम टर्म 1 और टर्म 2 के नए कैटेगराइजेशन को लेकर आए हैं, तो उसके कुछ नए पैटर्न के बेस्ड कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल हों या फिर हमारे हैंड रिटन नोट्स हो, वो सारी की सारी चीज़ें आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है उधर मिल जाएगी. एंड आपका कुछ नहीं जा रहा है टू विज़िट द वेबसाइट वंस. तो डू गिव योर प्रेशियस टाइम टू विज़िट द वेबसाइट एंड टेक द मोस्ट आउट ऑफ इट. आगे बढ़ती हूँ. हमारा चैप्टर का नाम है स्ट्रेट लाइंस एंड होपफुली आज हम ये चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट कर देंगे. तो मैं बिना किसी देरी के चालू करती हूँ, आगे बढ़ती हूँ. हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और हमारा टर्म 1 का 90% कोर्स कंप्लीट हो जाएगा. तो इस एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा ये. तो इसके लिए मैं फटाफट आगे बढ़ती हूँ. और आज का लेक्चर हम बहुत जल्दी देखेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे अपने टर्म 1 के पूरे सिलेबस में. तो दिस वाज वेयर वी लेफ्ट आवर लास्ट क्लास. हमने ये जो 5 तरीके हैं, जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 5 फॉर्मूले से आती है, ये चीज़ें देखी थी. ये 5 वो चीज़ें हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है. इसके अलावा भी और कुछ तरीके होते हैं, जैसे पैरामेट्रिक फॉर्म. मैं बस इधर लिख देती हूँ. पैरामेट्रिक फॉर्म होता है एक. तो ये कुछ एडिशनल चीज़ें हैं, बट दीज 5 आर द नेसेसरी वंस. ये आपको अच्छे से आने ही चाहिए. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म किन 2 फैक्टर्स को यूज़ करता है, और सिमिलरली हर फॉर्म कौन से 2 फैक्टर्स को यूज़ करता है, ये मैंने इधर मेंशन किया है. उसके बाद मैंने जो भी मेरी इक्वेशंस हैं फाइनल, वो इधर मेंशन करी है. तो जो भी जनरल फॉर्मेट है वो इधर मेंशन किया है मैंने. और ये सारी की सारी चीज़ें आपस में हम इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं. ये सारी की सारी चीज़ें इंटर कन्वर्टेबल है. तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में इसकी डिटेल्स दी गई हो पर हमें आंसर इस फॉर्म में रिपोर्ट करना हो, तो हम बहुत ईजीली कर सकते हैं. या फिर अगर हमें ये डिटेल्स दी गई हो और हमसे लाइन के इंटरसेप्ट पूछे हों, मतलब ए और बी पूछे हों, तो हम इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करके ये आंसर दे सकते हैं. एंड आई एंडेड लास्ट क्लास विथ सम क्वेश्चन जिनके लिए मैंने काफ़ी हिंट दे दी थी और वो बहुत इजी रहे होंगे फिर सॉल्व करना, बट आई विल सॉल्व देम ऑल. तो पहला क्वेश्चन ये था कि लाइन पास हो रही है 1,2 से और जो x इंटरसेप्ट है वो y इंटरसेप्ट का डबल है. तो मेरा एक पॉइंट है 1,2 और मेरा जो a है वो 2b के बराबर है. तो अब मुझे बस इतना सा ध्यान रखना है कि x - 2 तो अब इधर मैं इंटरसेप्ट फॉर्म यूज़ करना प्रेफर करूँगी. तो इंटरसेप्ट फॉर्म में x/a इज़ इक्वल टू प्लस y/b इज़ इक्वल टू 1
को मैं लिख सकती हूँ x अपॉन 2b प्लस y अपॉन b इज़ इक्वल टू 1। मतलब x प्लस वाई, x बाई 2 प्लस वाई इज़ इक्वल टू b। अब क्योंकि 1,2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो उसको इधर पुट करती हूँ। तो 1/2 प्लस 2 इज़ इक्वल टू b। इसका मतलब मेरा b हो गया है 5/2। अब इस वैल्यू को मैं फिर से इस इक्वेशन में डालती हूँ। तो x/5 प्लस 2y/5 इज़ इक्वल टू 1। मतलब x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 5 इज़ माई आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आपका आंसर सेम है तो वेरी एंड गुड, नहीं है तो क्या गलती करिए, इधर से आप फिगर आउट कर लीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ती हूँ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 4,-3 एक पॉइंट है और जो सम ऑफ इंटरसेप्ट है वो 5 है। तो 4,-3 से लाइन पास हो रही है और a प्लस बी 5 दिया हुआ है। इसका मतलब a है 5 माइनस b। फिर से मैं इंटरसेप्ट फॉर्म ही यूज़ करना पसंद करूँगी। तो x अपॉन 5 माइनस बी प्लस वाई अपॉन बी इज़ इक्वल टू 1। तो 4 अपॉन 5 माइनस बी प्लस -3 अपॉन बी इज़ इक्वल टू 1। इधर एलसीएम लेने के बाद 4b माइनस 15 प्लस 3b इज़ इक्वल टू 5b माइनस बी स्क्वायर। इस क्वाड्रेटिक को मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b माइनस 15 इज़ इक्वल टू 0। आई गेस ये मेरी क्वाड्रेटिक बनेगी। और इससे अब मुझे b की कितनी वैल्यूज़ मिलेगी? मुझे b की मिलेगी 2 वैल्यूज़। उसके करस्पॉन्डिंग मुझे a की 2 वैल्यूज़ मिलेगी। तो इधर b की 2 वैल्यूज़ और उसके करस्पॉन्डिंग a की 2 वैल्यूज़। तो मेरा जो आंसर आएगा वो आंसर 2 आएंगे। मतलब यहाँ पे मुझे 2 इक्वेशंस मिलेगी। एक तो है x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 10 और दूसरी है 3x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 6। अगर आपका इन दोनों में से कोई एक आंसर भी आया है तो दूसरा वाला क्यों नहीं आया है वो आप फिगर आउट कर लीजिए। और ये दोनों के दोनों आंसर आपके आ जाएं, ये आप इस सोल्यूशन से समझ लीजिए। मैं थर्ड क्वेश्चन पे प्रोसीड करती हूँ। थर्ड क्वेश्चन वॉज कि 3,4 से पास हो रही है लाइन और जो मेरा सम ऑफ इंटरसेप्ट है वो 14 है। तो दिस वॉज वेरी सिमिलर टू माई प्रीवियस क्वेश्चन। फिर से मैं वही पूरा का पूरा मेथड अप्लाई करूँगी। तो x अपॉन 14 माइनस बी प्लस वाई अपॉन बी इज़ इक्वल टू 1। Now 3 upon 14 minus b plus y upon b, 4 upon b is equal to 1। LCM ले लेंगे इधर। तो 3b प्लस 14 इंटू 4 96 माइनस 4b इज़ इक्वल टू 14b माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे भी हमें b की 2 वैल्यूज़ मिलेगी और क्योंकि b की 2 वैल्यूज़ मिलेगी तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें a की 2 वैल्यूज़ मिलेगी। तो a और b का हमें जब पेयर मिल गया तो उससे हम फिर उसे इंटरसेप्ट फॉर्म में डालेंगे और हमें लाइन मिलेगी हमारी 2। और वो दोनों लाइन है 7x प्लस 6y इज़ इक्वल टू 42 एंड 8x प्लस 7y इज़ इक्वल टू 56। प्लीज़ क्रॉस चेक, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 4। 2,-3 एक पॉइंट है और 135 डिग्री एंगल बना रही है मेरी लाइन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सॉरी, पॉइंट 2,-3। तो 2,-3 और ये मेरी एक्सिस है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बना रही है 135 डिग्री। इसका मतलब इसका m हो गया tan ऑफ 135 डिग्री, मतलब माइनस कॉट ऑफ 45 डिग्री विच इज़ -1। तो हमें इसका स्लोप पता है और हमें एक पॉइंट पता है जिसके थ्रू ये पास हो रही है। तो आई गेस मुझे पॉइंट स्लोप फॉर्म को यूज़ करना चाहिए और पॉइंट स्लोप फॉर्म को यूज़ करके मुझे मिलेगा y माइनस 3 इज़ इक्वल टू -1 टाइम्स x माइनस 2, y माइनस 3 इज़ इक्वल टू माइनस x प्लस 2। तो x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5। The point was 2,-3
तो आंसर वुड बी x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। तो फोर्थ क्वेश्चन का जो इक्वेशन है लाइन की वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। अब मैं आती हूँ मेरे फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो काफ़ी अच्छी है। हमें डायरेक्टली स्लोप दिया हुआ है -1, वेल एंड गुड। फिर हमें बोला है कि द लाइन इज कटिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ 4 यूनिट्स ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। मतलब मेरा जो b है वो है -4, क्योंकि हमें बोला था नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, और m तो -1 दिया ही है, तो m -1 और b -4 को हमें यूज़ करना है। सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या लाइन आ रही है मैं वो ड्रॉ कर लेती हूँ। तो इट इज़ समथिंग लाइक दिस, ये है 135 डिग्री और ये है b इज इक्वल टू -4। अब y इज इक्वल टू mx प्लस c था मेरा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जिसमें ये स्लोप था m और इंटरसेप्ट था c, विच वॉज बेसिकली माई y इंटरसेप्ट। तो इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली y इंटरसेप्ट और स्लोप दिया गया है, हमें बस उस वैल्यूज़ को पुट करना है। तो y इज इक्वल टू -x -4, मतलब x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसी के साथ जो 5 होमवर्क क्वेश्चंस थे या फिर जो 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस जिनकी हिंट्स मैंने पिछली क्लास में दी थी वो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। और इसमें बस एक जो आखिरी फॉर्म है, जो मेरा नॉर्मल फॉर्म है, वो यूज़ नहीं हुआ। बाकी कहीं ना कहीं सारे के सारे फॉर्म यूज़ हो गए। डायरेक्टली हमने 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ नहीं किया है और नॉर्मल फॉर्म अभी तक यूज़ नहीं किया है। बाकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमने क्वेश्चन में यूज़ कर लिया, पॉइंट स्लोप फॉर्म हमने यूज़ कर लिया और इंटरसेप्ट फॉर्म भी हमने यूज़ कर लिया। तो ये तीनों के तीनों फॉर्म्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है और अप्लाई कैसे करना है, ये इतनी प्रैक्टिस से आप समझ गए होगे। नहीं समझे हैं तो एनसीईआरटी में बहुत क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 10.2 तक का पार्ट हम बहुत इजीली कवर कर सकते हैं। एक्सरसाइज 10.2 तक का पार्ट जब हम बहुत इजीली कवर कर लेंगे तो ये सारे के सारे जो हमारे फॉर्म्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और अभी जो बचते हैं मेरे 2 फॉर्म्स, 2 पॉइंट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म, उसके लिए मैं और क्वेश्चंस करा देती हूँ। तो लेट्स सी दिस क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -1, 3 एंड 4, -2। तो ये मुझे मिल गया मेरा 2 पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म का ये क्वेश्चन है। तो बेसिकली हमें बस इतना सा करना है कि y -3 इज इक्वल टू y2 - y1, मतलब मैं -2 - 3 कर लेती हूँ। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम y1 किसको मान रहे हैं और y2 किसको मान रहे हैं, लेकिन जिस सेट में से हमने y1 चूज़ किया है उसी सेट में से x1 चूज़ करना। जैसे अभी मैंने -2 - 3 किया तो अब मुझे 4 -1 करना पड़ेगा। अब मैं -1 - 4 नहीं कर सकती हूँ। ऐसी गलती बहुत बार हो जाती है और इस सिली मिस्टेक की वजह से, और हम पक्के से ये ऑप्शन दिया हुआ होगा अगर आप जेई की बात कर रहे हैं या किसी भी एमसीक्यू की बात कर रहे हैं, तो ऐसी जो गलतियाँ होती है जो बहुत प्रेडिक्टेबल होती है उसके लिए एक ऑप्शन वो लोग देकर ही रखते हैं ताकि हमें वो ऑप्शन जल्दी से दिख जाए और फिर हम वो टिक कर दें। तो इस जगह पे थोड़ा सा कॉशियस रहना है। और उसके बाद मैंने -1, 3 वाला पेयर चूज़ किया था, इसलिए x -1। तो y -3 इज इक्वल टू -5/5 x + 1, मतलब y -3 इज इक्वल टू -x -1। सो x + y इज इक्वल टू 2। x + y इज इक्वल टू 2 इस क्वेश्चन का आंसर है। और ये क्वेश्चन था मेरा 2 पॉइंट फॉर्म का। 2 पॉइंट फॉर्म में किस जगह पे सिली मिस्टेक हो जाती है वो मैंने मेंशन कर दिया है। यहाँ से मैं आगे बढ़ती हूँ तो अब आता है मेरा एक और 2 पॉइंट फॉर्म का क्वेश्चन। y -4 इज इक्वल टू 4 - 3/2 -1 इंटू x -2।
y माइनस 4 इज इक्वल टू 1/3 इंटू x माइनस 2. So 3 times y minus 4 is equal to x minus 2. So this equation would be x minus 3y plus 10 is equal to 0. ये आ गई मेरी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म को यूज़ करते हुए. बहुत सिंपली इधर बस हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए थे. अब एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि अभी तक हमने डिटर्मिनेंट क्या होता है वो पढ़ा नहीं है, पर एक डिटर्मिनेंट फॉर्म है 2 पॉइंट फॉर्म को लिखने का. मतलब ये जो 2 पॉइंट फॉर्म हम ऐसे लिखते हैं y माइनस y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. इसी फॉर्म को हम डिटर्मिनेंट्स में लिख सकते हैं जो हो जाता है y(x1) y1 x1 1 and y2 x2 1. तो ऐसा दिखता है मेरा डिटर्मिनेंट फॉर्म. पर अभी डिटर्मिनेंट क्या होता है, अगर आप सिर्फ स्कूल के साथ चल रहे हैं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि डिटर्मिनेंट क्या होता है अगर आपको अभी तक नहीं पता है. बट क्योंकि 2 पॉइंट फॉर्म को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा जा सकता है और वो कोई बहुत बड़ी बहुत डिफरेंट थ्योरी नहीं है, इसलिए मैंने बस यहाँ पे सटली मेंशन कर दिया. अगर समझ आ रही है बात तो डिटर्मिनेंट फॉर्म से भी इन कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना, और अगर नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, अभी तक हमने डिटर्मिनेंट्स का चैप्टर पढ़ा ही नहीं है तो कायदे से वो वैसे भी समझ आना भी नहीं चाहिए. तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ. विच द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 3,-4 कटिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स विद कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो अब इसने बोला है कि जो लाइन है वो मेरी इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रही है. मतलब बेसिकली a इज़ इक्वल टू बी. तो a इज़ इक्वल टू बी तो इस केस में भी हो सकता है, इस केस में भी हो सकता है, इस केस में भी हो सकता है और इस केस में भी हो सकता है. मतलब टोटल 4 केसेस हैं जिसमें मेरा a इज़ इक्वल टू बी मुझे मिल जाए. और एक पॉइंट मुझे दिया है 3,-4. तो मेरे ख्याल से मुझे इंटरसेप्ट फॉर्म यूज़ करना चाहिए और x बाय a प्लस y बाय a इज़ इक्वल टू 1 ये यूज़ करते हुए 3-4 इज़ इक्वल टू a, मतलब a इज़ इक्वल टू -1, इसे फिर से यहाँ पे पुट करके x प्लस वाई प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, ये मेरा आंसर मैं ला सकती हूँ. पर यहाँ पे मुझे एक बात पे गौर कराना था, जो है कि अगर a इज़ इक्वल टू b हमें दिया गया है, अगर ये बोला है कि जो दोनों इंटरसेप्ट हैं वो इक्वल हैं, तो ऐसा कब होता है जब मेरा जो एंगल होगा वो 45 डिग्री होगा. मतलब अगर मेरा ये वाला एंगल 45 है तो ही मेरा ये वाला एंगल भी 45 होगा, क्योंकि जब भी एक स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्ट्स बनाती है तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है. जब भी एक स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्ट्स बनाती है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है. अब अगर मैं ये वाली लाइन कंसिडर करूँ तो इसका एंगल ये 45 डिग्री है, इसका मतलब ये इंटरसेप्ट और ये इंटरसेप्ट बराबर होंगे. तो इफ़ a इज़ इक्वल टू बी तो या तो मेरा थीटा होगा 45 डिग्री या फिर मेरा थीटा होगा 135 डिग्री. मतलब या तो मेरा स्लोप होगा 1 या फिर मेरा स्लोप होगा -1. इन 2 ऑप्शंस के अलावा तो और कोई ऑप्शन है ही नहीं. ये वाली लाइन इसका स्लोप है 45 डिग्री मतलब 1, और ये वाली लाइन इसका एंगल है 135 डिग्री मतलब स्लोप -1. तो ये -1 हो गई, ये -1 हो गई, ये 1 है और ये 1 है. तो टोटल 4 ऐसी लाइन थी और वो चारों लाइन में से 2 का स्लोप -1 है, 2 का स्लोप 1 है. तो ये काफ़ी लॉजिकल बात थी कि या तो स्लोप 1 होगा या फिर स्लोप -1 होगा. और मुझे मेरा पॉइंट मिला हुआ है 3,-4. इसका मतलब मैं मेरा जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है वो यूज़ कर सकती थी, और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में मैं 2 तरीक़ों से मेरा आंसर निकाल सकती थी. तो इससे भी हमें जो सेम इक्वेशन है वो मिल जाएगी. बस मुझे इस बात पे फोकस कराना था कि स्लोप वुड बी 1 और -1 अगर हमारे जो इंटरसेप्ट हैं वो इक्वल है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अनदर गुड क्वेश्चन जिसमें मुझे पैरेलल टू सम गिवन लाइन इस बात पे फोकस कराना है. तो हमें ये कहा गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2, -3 एंड पैरेलल टू लाइन 2x - 3y + 2.
अब कोई दो लाइन पैरेलल होती है तो उन दोनों लाइन का स्लोप क्या होता है, बराबर, तभी वो दोनों लाइन पैरेलल है। अगर ये लाइन इस लाइन से पैरेलल है तो इन दोनों का स्लोप तो सेम ही होगा ना। तो इसका स्लोप क्या है, इस लाइन का स्लोप है नेगेटिव ऑफ x का कोएफिशिएंट अपॉन y का कोएफिशिएंट, मतलब ये स्लोप है 2/3। और इस लाइन पे एक पॉइंट हमें पता है 2, दूसरा पॉइंट मैं मान लेती हूँ x, y। तो ये दो पॉइंट है मेरी जो डिज़ायर्ड लाइन है, जो मुझे अभी फाइंड करनी है उसके ऊपर। तो इधर मेरा स्लोप आ रहा है y + 3/x-2, जो 2, 3 के बराबर होना चाहिए। इसे जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मिलेगा 3y + 9 = 2x - 4, मतलब 2x - 3y = 13। ये मुझे मिल गया मेरा आंसर। अब इसी जगह पे मुझे इस बात पे गौर करना था कि जब भी पैरेलल टू सम गिवन लाइन दिया हो, इसका मतलब जो मेरा 2x - 3y वाला जो पार्ट था वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y यहाँ के नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y के बराबर आना चाहिए। मतलब वहाँ का स्लोप और यहाँ का स्लोप सिमिलर है, सेम है। इसका मतलब जो ax + by वाला जो फॉर्मेट है वो भी सेम होगा। तो अगर मुझे कहा है कि ax + by + c = 0 के पैरेलल एक और लाइन है, तो मुझे अपने आप ये अज्यूम कर लेना चाहिए कि वो लाइन होगी ax + by + लैम्डा = 0, जहाँ पे बस मुझे लैम्डा की वैल्यू नहीं पता है, a पता है, b पता है, a पता है, b पता है। और लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्वेश्चन में दिया गया था एक पॉइंट विच वाज 2, -3। तो 2, -3 आप इस इक्वेशन में डाल दो, आपको लैम्डा की वैल्यू पता चल जाएगी। तो बस 2x - 3y + लैम्डा = 0, और इसमें हमें पुट करना था 2, -3, और हमें यही सेम आंसर मिल जाता विच इज़ 2x - 3y = 13। मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विच इज़ फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2, 3 एंड if the intercept between the axis is bisected at this point। तो ये रहा मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस, और ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे हमारे इंटरसेप्ट्स बाइसेक्ट हो रहे हैं। मतलब अगर ये पॉइंट 2, 3 है तो 2, 0 एंड 0, 3 आर द मिड पॉइंट्स ऑफ आर इंटरसेप्ट। इसका मतलब मेरे इंटरसेप्ट क्या होंगे, मेरा इंटरसेप्ट होगा 4, 0 एंड 0, 6। तो हमें एक पॉइंट भी मिल गया, हमें दोनों इंटरसेप्ट्स भी मिल गए, बस इतनी सी इंफॉर्मेशन से कि द इंटरसेप्ट इज़ बाइसेक्टेड एट द पॉइंट 2, 3। तो अगर हमें इंटरसेप्ट के बाइसेक्शन का पॉइंट मिल जाता है तो हम कोई भी बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, और किसी भी फॉर्म से, किसी भी स्ट्रेट लाइन के फॉर्म से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे मैं स्लोप इंटरसेप्ट मेथड यूज़ कर सकती हूँ, मैं सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म यूज़ कर सकती हूँ, मैं 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ कर सकती हूँ, मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ कर सकती हूँ। मतलब बेसिकली अब मैं यहाँ पे कोई भी फॉर्म यूज़ कर सकती हूँ, मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन बस इस एक लाइन से मिल गई। तो यहाँ पे मुझे इंटरसेप्ट फॉर्म यूज़ करना चाहिए, x/4 + y/6 = 1। ये आ गई मेरी इस क्वेश्चन की इक्वेशन। तो अब बस हमारा जो नॉर्मल फॉर्म है उसकी हमने प्रैक्टिस नहीं करी है, बाकी हमने सारे फॉर्म की थरो प्रैक्टिस कर ली है। और 2-3 लास्ट कुछ गुड क्वेश्चंस थे जिन्हें आप सॉल्व खुद से बिना इस वीडियो को देखे, बिना सल्यूशन देखे, बिना किसी की हेल्प लिए, ये कुछ 3 क्वेश्चंस हैं जो सॉल्व कर ही लीजिएगा। और अगर कोई भी डाउट आता है तो फिर वीडियो देख लेना, क्योंकि क्वेश्चंस ईजी हैं, बस उनमें कुछ बहुत
अच्छे पॉइंट्स हैं जो हमें मार्क करके रखने चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन की लैंग्वेज में बोला जा सकता है। हमेशा वो आपको डेटा तो सर्व कर नहीं देंगे कि ये लो m ये लो c तो हमें लाइन बता दो, या फिर x1 x2 ये रहा, y1 y2 ये रहा, अब हमें लाइन बता दो। तो इस तरीके से उस डेटा को मोल्ड करके लिखा जा सकता है, और ये भाषा को इंटरप्रेट करना और बहुत शॉर्टकट से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, मतलब दिस वॉज द करेक्ट वे आउट। बट अगर ये इतनी बात क्लिक हो जा रही है तो इट इज़ अ वेरी गुड सिंबल, मतलब गुड गोइंग, अगर आपको ये वाला पार्ट समझ आ गया या आपको खुद से क्लिक हो गया। इस जगह पे ये पूरा तरीका करना बहुत अच्छी बात है, बट अगर हम इतनी सी बात अपने आप समझ गए कि ये लाइन की अगर पैरेलल है तो हमें बस 2 की जगह पे कोई और नंबर लिखना है और हमें बस वो नंबर फाइंड आउट करना है, तो इट इज़ वेरी गुड गोइंग। दिस वॉज द हाईलाइट पार्ट हियर, और यहाँ पे इंटरसेप्ट इज बाइसेक्टेड एट दिस पॉइंट, इसका मतलब बस इसको डबल कर दो, इसको डबल कर दो, और एक लाइन में हम आंसर लिख सकते हैं। हमको कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, मतलब यहाँ पे मैंने जो इतना ड्रॉ किया वो भी मुझे मेंटली ज़रूरत नहीं पड़ी करने की। तो ये एक 1 लाइनर आंसर है इफ़ यू इंटरप्रेट दिस लाइन राइट। चलो इनफ सेड, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा नॉर्मल फॉर्म का क्वेश्चन, और नॉर्मल फॉर्म का क्वेश्चन तो ये बहुत इजी लग रहा है। हमें इधर बोला गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन एट अ डिस्टेंस 3 फ्रॉम ओरिजिन, दिस O इज ओरिजिन, एंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब जो परपेंडिकुलर है वो बना रहा है ओरिजिन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक 30 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो डिस्टेंस हमें दी गई है 3, ओमेगा हमें दिया गया है 30। व्हाट वाज द जनरल फॉर्म? जनरल फॉर्म था मेरा x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। सॉरी, तो x cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री होता है √3/2, तो x इंटू √3/2 प्लस y इंटू 1/2 इज इक्वल टू p, मतलब √3x प्लस y इज इक्वल टू 2। ये हो गया मेरा, बहुत इजीली आ गया इस आंसर, इस क्वेश्चन का सल्यूशन, इस क्वेश्चन का आंसर। तो दिस वाज नथिंग बट नॉर्मल फॉर्म इन इट्स सिंपलेस्ट टर्म्स। दिस क्वेश्चन इज़ अनदर गुड क्वेश्चन। तो ये नॉर्मल फॉर्म का एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी आप इस क्वेश्चन को खुद पढ़ो और आपको क्या डायग्राम दिमाग में आ रहा है वो आप ड्रॉ करो, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन का डायग्राम मैंने गलत ड्रॉ किया था, अभी भी ऐसे काटा हुआ रखा हुआ है मेरे पास। तो इसका जो आपको डायग्राम समझ में आ रहा है आप पहले वो ड्रॉ करो, और उसके बाद रिज्यूम द वीडियो एंड लुक कि इसमें क्या ट्रिकी पार्ट है, और अगर आपने वो फिगर आउट कर लिया है तो वेल एंड गुड, वेरी गुड, गुड गोइंग। चलिए, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम O टू अ लाइन इज 7, मतलब P तो 7 है, ये तो सरल थी बात। एंड लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 150 डिग्री विद द पॉजिटिव y एक्सिस, एंड लाइन मेक्स, तो अब ये परपेंडिकुलर है जो एंगल बना रहा है, या जो स्ट्रेट लाइन है, रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन है, वो है जो एंगल बना रही है। तो मेरे ख्याल से ये है मेरी एक लाइन, ऐसे ही मेरी लाइन होनी चाहिए, तभी उस लाइन का पॉजिटिव y एक्सिस के साथ एक एंगल बन पाएगा 150 डिग्री, और जो परपेंडिकुलर है ओरिजिन से वो है मेरा P जिसका डिस्टेंस है 7। तो लाइन तो मेरी ऐसी बनेगी। नाउ अगर मेरा ये एंगल 150 है, मतलब मेरा ये वाला एंगल 30 है, इसका मतलब मेरा ये वाला एंगल 60 है। दिस टेल्स मी कि जो मेरा ये वाला एंगल होगा ये होगा 150। तो मेरा जो परपेंडिकुलर है उसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल आ रहा है 150 डिग्रीज। अब यहाँ पे अगर आप गलती से ये इंटरप्रेट कर लेते कि ओमेगा 150 दिया हुआ है तो भी बात वही बढ़ती,
और अगर हमने बहुत अच्छे से समझा तो भी हमें ओमेगा 150 ही मिला। पर क्या हमें क्वेश्चन में ये दिया गया था कि ओमेगा 150 डिग्रीज है? नहीं। तो दिस वाज अ सेफ केस, मतलब इधर अगर आप सिली मिस्टेक कर भी दो तो हो सकता है आपका आंसर सही आ जाए, बट यूजुअली ऐसा होगा नहीं, ऐसा बहुत रेयरली होता है। ये तो प्रैक्टिस क्वेश्चन था इसलिए ऐसा हो गया, एग्ज़ाम के क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे बस हमें फिर से हमारा जनरल फॉर्म यूज़ करना है, x cos 150 प्लस y sin 150 इज़ इक्वल टू 7। तो cos 150 sin 150 ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ लिया था। इसको मैं लिखूँगी 90 + 60, इसको मैं लिखूँगी 90 + 60। ये बन जाएगा नेगेटिव ऑफ sin 60, ये बन जाएगा cos 60। इन दोनों की वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा √3x - y + 14 इज़ इक्वल टू 0। तो √3x - y + 14 इज़ इक्वल टू 0 अगर आपका आंसर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 1, 2, 3 एंड 4 ये जो 4 क्वेश्चंस हैं इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए और इसे अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में लिख लीजिए। और आप पूरे लेक्चर से कोई क्वेश्चंस खुद से करो ना करो या फिर वीडियो पॉज करके एब्सोल्युटली खुद से, आपने ऑफकोर्स खुद से किए हैं बट एकदम विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी इन्फ्लुएंस, अगर आप इन चारों क्वेश्चन को कर पा रहे हो तो ऑल सॉर्टेड टिल नाउ, आपका पूरा जो कंसेप्ट है वो क्लियर है और हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ से आगे जब मुझे बढ़ना है तो मेरी बस एक आखिरी एक्सरसाइज बची है और उसके पहले के कुछ 1-2 कंसेप्ट बचे हैं। तो पहले मैं ये एश्योर कर लूँगी कि अभी तक हमारा जो पार्ट था वो सबसे स्ट्रॉन्ग हो चुका है। जो अभी मैंने जो 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई हैं अपनी, वो दोनों एक्सरसाइज सबसे मेजर बेस है और वो कंप्लीट करना या वो अचीव करना सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना था इस बात का, line makes an angle with the positive y axis। तो लाइन है हमारी जो एंगल बना रही है या परपेंडिकुलर है जो एंगल बना रहा है, इस बात पे ध्यान देना है। एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, इस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। तो ये जो 2 कुछ चीज़ें हैं ये नॉर्मल फॉर्म में हमें बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इसी के साथ जो एक्सरसाइज 10.2 तक की प्रैक्टिस थी वो भी मैंने इनफ करवा दी है। हमने कुछ 12-15 क्वेश्चंस कर लिए हैं अभी तक और मैं आगे बढ़ूँगी जब इस चैप्टर में। तो उससे पहले एक पार्ट एनसीईआरटी में क्योंकि लिखा गया है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ बट लिखा गया है इसलिए मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। ax + by + c ये जो एकदम जनरलाइज्ड फॉर्मेट होता है हमारे स्ट्रेट लाइन का, ये कोई इक्वेशन हमने अभी तक डिराइव नहीं करी है बट ये एकदम जो जनरलाइज्ड फॉर्मेट है उसे मैं जब मेरे सारे फॉर्मेट्स के साथ कंपेयर करूँ, y = mx + c के साथ, या फिर y - y1 = m × x - x1 के साथ, या फिर y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1 के साथ, या फिर और मेरे कौन से फॉर्म्स हैं, x/a + y/b = 1 के साथ, या फिर x cos ओमेगा + y sin ओमेगा = p के साथ। तो जब मैं इस लाइन को इन 5 फॉर्मेट के साथ कंपेयर करूँगी तो मुझे a और b की कुछ वैल्यूज़ मिलेगी। जैसे y = mx + c के लिए मैं करके बता देती हूँ। by = -ax - c and y = -a/b into x + -c/b। तो इस जगह पे मेरा जो -a/b है वो m है और -c/b है वो c है। तो ऐसे किसी भी लाइन को किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट करना हमें आना चाहिए और जनरल फॉर्म की लाइन ऐसे हम दूसरे फॉर्मेट्स में लिख सकते हैं, या फिर -a/b इज़ नथिंग बट m, ऐसे ये प्रूव होता है। मैं जो कह रही थी कि नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, वो इस जगह से प्रूव हो गया। नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y हमारा स्लोप ऑफ लाइन होती है, ये प्रूव हो गया। तो इस जगह से हमारी जो जनरलाइज्ड लाइन है
ये एकदम जनरल स्ट्रेट लाइन है जो हम इतने टाइम से यूज़ करते आए हैं, और ये हमारे सारे फॉर्म्स हैं, पांचों फॉर्म्स हैं जो हमने अभी पढ़े हैं। तो इसको जब हम आपस में कंपेयर करेंगे तो हमें ऐसी कुछ कंक्लूजन्स देखने को मिलेंगे, जैसे -a/b इज़ इक्वल टू m। और ये जो नॉलेज है -a/b इज़ इक्वल टू m, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारी जगह यूज़ आता है। मतलब बहुत माइनर सी जगह पे हमारा क्वेश्चन, मतलब ये तो कुछ मेंटल प्रोसेस है जो हमें मेंशन भी नहीं करनी पड़ती है पेपर में। तो इट इज़ गुड फॉर यू अगर आप ये वाला जो मैंने अभी बोला वो बस समझ लें कि मैंने अभी बोला क्या। आपको ये कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट हमारे जो पांचों फॉर्म्स हैं वो पांचों फॉर्म्स कैसे एक जनरल लाइन से कंपेयर हो सकते हैं और हमें कुछ वैल्यूज़ मिल सकती है, वो हमें पता होना चाहिए। जैसे इस जगह पे जो कॉस ओमेगा है वो a है, जो साइन ओमेगा है वो b है, और जो p है वो नेगेटिव ऑफ c है। ऐसे कुछ कंपैरिजन्स हमें ड्रॉ करते आने चाहिए और ज़रूरत के टाइम पे यूज़ करते आने चाहिए, मेन बात वो है। तो नाउ आई विल मूव टू द मेन पॉइंट जो था मेरा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। तो अब अगर मुझे एक पॉइंट दे रखा है और एक लाइन दे रखी है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, मतलब ये पॉइंट उस लाइन से कितना दूर है। क्या ये पॉइंट इस लाइन से, अगर मेरा ये डिस्टेंस 5 आ रहा है तो 5 यूनिट्स दूर है। अगर मेरा ये डिस्टेंस 7 आ रहा है तो 7 यूनिट्स दूर है। अगर मेरा ये डिस्टेंस 3 आ रहा है तो 3 यूनिट्स दूर है। अगर मेरा ये वाला डिस्टेंस 6 आ रहा है तो क्या वो 6 यूनिट्स दूर है। तो एग्जैक्टली एक पॉइंट एक लाइन से कितना दूर होता है, इस जगह पे हमारा एक लॉजिक काम आएगा जो हमने बहुत पहले पढ़ा था कि परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये इस जगह पे काम कैसे आएगा। अब जब मैं एक पॉइंट को एक लाइन से डिस्टेंस मेजर करने के लिए एक डायरेक्शन में अपनी स्केल ले जा रही हूँ, मतलब अभी मैंने यहाँ पे अपनी टेप का एक एंड रखा और इस डायरेक्शन में बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। जब मुझे लाइन मिलेगी तब मैं अपना टेप को एंड कर दूँगी और ये जितनी मेरी लेंथ थी उसे मैं मेजर कर लूँगी। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रही हूँ तो मुझे 5 मिल रहा है, इस डायरेक्शन में 6 मिल रहा है, इस डायरेक्शन में 7 मिल रहा है, इस डायरेक्शन में 3 मिल रहा है। अब जैसे जैसे मैं इधर से आगे बढ़ती जाऊँगी, मेरा डायरेक्शन बढ़ाती जाऊँगी, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब मैं इस लाइन के पैरेलल पहुँच जाऊँगी। मतलब मेरी जो ये लाइन है और ये लाइन है, अब ये दोनों पैरेलल चल रही है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस तो मुझे कभी मिल ही नहीं पाएगा। मतलब मुझे ऐसा लगेगा ये इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगे दोनों के दोनों, तो मुझे ऐसा लगेगा कि इस पॉइंट का इस लाइन से इनफाइनाइट डिस्टेंस है, पर ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे हमें समझ आ रहा है यार इतने से तो पास है ये दोनों। तो अब इसका डिस्टेंस बोलना क्या है, क्या 3 बोलना है, 5 बोलना है, 6 बोलना है, 7 बोलना है। हमें डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन को किसी ऐसी क्वांटिटी से डिफाइन करना है जो चेंज ना हो पर्सपेक्टिव के साथ, या फिर जो कोई अलग अलग इंसान निकाले तो अलग अलग वैल्यू ना मिले। मतलब एक सेम वैल्यू होना चाहिए, एक सेम तरीका होना चाहिए जिससे हम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन ढूंढ सकें। तो अब परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस तो हर पॉइंट का एक लाइन से इन्फिनिटी ही होगा। तो अब मुझे ये पता है कि मेरा जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है वो है इन्फिनिटी ऑलवेज। मेरा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो है परपेंडिकुलर, और उसके बीच में मुझे हर वैल्यू मिलेगी। हर वैल्यू मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टेंसेस मिल सकते हैं एक पॉइंट से एक लाइन के, लेकिन डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम डिफाइन करते हैं कि उसका परपेंडिकुलर की लेंथ क्या है। मतलब अगर मैं एक पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रही हूँ एक लाइन के ऊपर, तो वो परपेंडिकुलर जिस लेंथ का होगा वो कहलाएगा मेरा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। तो यहाँ पे हमें सारी वैल्यूज़ 3 से बड़ी मिल रही थी, 3 से छोटी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। तो मैंने ये डिफाइन कर दिया कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो ही हम कहेंगे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। तो अब मैं
मैं निकालूं तो भी मुझे 3 मिलेगी परपेंडिकुलर की वैल्यू, आप निकालो तो भी आपको 3 मिलेगी, और हम दोनों इस बात से अग्री करेंगे कि इस पॉइंट का इस लाइन के साथ डिस्टेंस है 3। वहीं अगर हमने ये डिफाइन ही नहीं कर रखा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्टेंस कंसिडर करने वाले हैं या परपेंडिकुलर को हम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन बोलने वाले हैं, तो मे बी यू कम अप विद द आंसर 7, आई कम अप विद आंसर 99.2756। तो देयर इज़ नो पॉइंट इन दिस। इसीलिए हमें डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन जब डिराइव करना था तो हमने परपेंडिकुलर को यूज़ किया, और इस बचपन वाली प्रॉपर्टी को हमने बहुत स्मार्टली यहाँ पे यूज़ किया। और अब हम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन को हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस मानते हैं। तो बेसिकली आपको एक पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है एक लाइन पे, और उस परपेंडिकुलर का जो लेंथ होगा वो कहलाएगा हमारा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। इस क्वेश्चन में गौर करिए लिखा था फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन एट ए डिस्टेंस 3 फ्रॉम ओरिजिन। तो उन्होंने लिखा है 3 फ्रॉम ओरिजिन, इसका मतलब ये जो परपेंडिकुलर है इसकी लेंथ 3 है। तो मैंने डायरेक्टली अज्यूम कर लिया कि P इज इक्वल टू 3, क्योंकि मुझे कहा था डिस्टेंस 3 फ्रॉम ओरिजिन। डिस्टेंस ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम इज 3 फ्रॉम ओरिजिन, ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है, ये वेल अंडरस्टूड है। तो अब मुझे बस डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन को फाइंड करना है, जिसके लिए मैं ड्राइंग बनाने की कोशिश करूँगी। तो ये मैं ले लेती हूँ मेरी लाइन, और ये रहेगा मेरा परपेंडिकुलर। और अगर ये है मेरा पॉइंट P, तो इस पॉइंट P से इस लाइन पर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगी सबसे पहले, क्योंकि हमें वही फाइंड करना है। तो ये है मेरा परपेंडिकुलर, ये पॉइंट है P, ये मैं मान लेती हूँ A, ये मैं मान लेती हूँ B, दिस इज़ आवर ओरिजिन O। अब टू डिराइव, फॉर द सेक ऑफ डेरिवेशन, हम इसको ज्वाइन करेंगे, इसे ज्वाइन करेंगे, और ये हमें मिल गया हमारा एक ट्रायंगल, जिसमें गिवन दैट दिस लाइन इज AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0। और कोई कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं इन A और B को रिप्लेस कर देती हूँ Q और R से। ठीक है, तो मुझे लाइन दी गई है AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0। ये मेरे पॉइंट्स हैं जो मैंने मान लिए हैं, मतलब मेरा OR Y इंटरसेप्ट है, OQ X इंटरसेप्ट है। जो पॉइंट दिया गया था जिसकी डिस्टेंस निकालनी है वो P है, तो हमने इधर परपेंडिकुलर बना दिया। अब मुझे बस प्रूव करने का क्या तरीका है, वेरीफाई करने का, फॉर्मूला निकालने का क्या तरीका है, वो मैं इधर बता रही हूँ। नाउ गोइंग बाय द डेरिवेशन इन NCERT, इधर मैं x1, y1 ले लेती हूँ, इस पॉइंट को मैं मान लेती हूँ M। तो इस जगह पे मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR को यूज़ करना है मेरे डेरिवेशन के लिए, मेरे प्रूफ के लिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR मेरा होगा हाफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि कोई भी ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू हाफ इंटू QR इंटू PM। इसका मतलब PM इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन QR की लेंथ। सो अब मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR निकालना है, QR की लेंथ पता करना है, तो मुझे मिल जाएगी मेरी PM की लेंथ इस जगह पर। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR मैं कैसे फाइंड करूँगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR के लिए मैं अब एरिया का दूसरा फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ, और उस तरीके से मुझे आंसर मिलेगा हाफ इंटू x1 टाइम्स C/B प्लस
माइनस सी बाय ए इंटू माइनस सी बाय बी माइनस y1 प्लस y1, 0 इंटू y1। तो इसे जब फर्दर सॉल्व करूँगी तो मुझे मिल गया हाफ टाइम्स x1 सी बाय बी प्लस y1 सी बाय ए प्लस सी स्क्वायर बाय ए बी, and this is equal to half, नहीं सॉरी 2 times PM is equal to 2 upon QR। अब QR कितना है, अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू मेरा एरिया। तो इधर ये हो जाएगा हाफ इंटू x1 सी बाय बी प्लस y1 सी बाय ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी। तो PM इज इक्वल टू ए बी तो PM इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ गई मेरी PM की लेंथ। ठीक है, दिस वॉज मियर डेरिवेशन, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मुझे खुद को अभी ये डेरिवेशन देखनी पड़ी पहले, उसके बाद मैंने सीखी समझी। तो इस डेरिवेशन का कोई मतलब क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड्स में ऑफ कोर्स, बट अगर मतलब ये डेरिवेशन काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड है और काफ़ी लॉजिकल है। तो इस डेरिवेशन में ऐसा कुछ है नहीं कि आप इसे 10 बार लिख के याद करो या प्रैक्टिस करो। तो टेक दिस डेरिवेशन लाइटली। पर ये जो मुझे आखिरी में फॉर्मूला मिला which is PM is equal to modulus of AX1 plus BY1 plus C अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर मुझे PM की जगह पे अब लिख देना चाहिए कि डिस्टेंस होता है ये। तो किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस मतलब वो जो मेरा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट आप लाइन में डाल दो। तो अगर आपकी लाइन है AX प्लस BY प्लस C, तो उस लाइन को आप लिख दो AX1 प्लस BY1 प्लस C। मतलब मेरे कोऑर्डिनेट्स भले ही उस लाइन पे लाइन ही कर रहे हैं, पर उन कोऑर्डिनेट्स को लाइन में भर दो और डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है। डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ही डिवाइड करना है, ये भी याद रखना ज़रूरी है। क्योंकि अभी NCERT में दिया गया नहीं है, बट आगे वी हैव रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट, इमेज ऑफ अ पॉइंट इन द सेम टॉपिक। तो उधर हमें इसके जैसी और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो जब हम सारे फॉर्मूला एक साथ रखते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ पे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था या कहाँ पे नहीं था। तो वो पूरे कन्फ्यूजन से बचने के लिए, उस पूरे कन्फ्यूजन को एलिमिनेट करने के लिए हमको इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में सेम लाइन में बस आप x1 y1 भर दो किसी भी उस पॉइंट, उस लाइन के पॉइंट के अलावा। और अब मेरा जो लास्ट टॉपिक बचता है वो है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो अभी मैंने देखा कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, और अब मैं ये देखने वाली हूँ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस, यानी कि ये दोनों रही मेरी पैरेलल लाइन, तो इसके बीच का डिस्टेंस निकालना तो देखो बहुत आसान है। मतलब लॉजिकली हम ये कर लेंगे। इधर ये लाइन आपको दी गई है AX प्लस BY प्लस C इज़ इक्वल टू 0, ये दी गई है A' X प्लस B' Y प्लस C' इज़ इक्वल टू 0। तो अगर इधर हम एक पॉइंट मान लेते हैं अल्फ़ा कॉमा बीटा,
ठीक है। तो अब उससे हमको बस इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो निकालना है और हमें इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस तो हमेशा सेम रहेगा ना। एक लैडर इमेजिन करो आप, तो लैडर के बीच में जो लगते हैं उनका डिस्टेंस तो सेम ही होता है, जो स्टेप्स लगते हैं लैडर के बीच में। तो हमें बस एक पॉइंट अज्यूम कर लेना है अल्फ़ा कॉमा बीटा, और उसका हमको जो नीचे वाली लाइन है उसके साथ डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये पॉइंट को मैं अल्फ़ा कॉमा बीटा ही कंसिडर कर लेती हूँ। मतलब अब मेरी ये जो लाइन है वो ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा प्लस सी इज़ इक्वल टू 0 सपोर्ट कर रही है, और मुझे अल्फ़ा कॉमा बीटा का डिस्टेंस निकालना है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज़ इक्वल टू 0 से। तो मैंने अभी जो फॉर्मूला सीखा है उसे मैं अप्लाई करती हूँ। इस डिस्टेंस को अगर मैं बोल रही हूँ d, तो d इज़ इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ a डैश अल्फ़ा प्लस b डैश बीटा प्लस c डैश होल अपॉन अंडर रूट ऑफ a डैश का स्क्वायर प्लस b डैश का स्क्वायर। ठीक है, अब इतनी बात अगर हमें समझ में आती है और हमें ये पता है कि a अल्फ़ा प्लस b बीटा प्लस c इज़ इक्वल टू 0 है। और एक बात पे गौर करने का मैंने बोला था कि जब भी दो पैरेलल लाइंस दी हुई हो तो उसका जो ये वाला पार्ट है वो सेम ही रहता है। इसका मतलब अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो मुझे ये a डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0 कभी लिखना ही नहीं चाहिए था। मुझे लिखना चाहिए था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0, क्योंकि बस मेरा जो कांस्टेंट टर्म है वो चेंज होता है पैरेलल लाइंस में, कभी भी ए और बी चेंज नहीं होते हैं, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स चेंज ही नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मुझे ए डैश को ए से रिप्लेस कर देना चाहिए, बी डैश को बी से रिप्लेस कर देना चाहिए, पर सी डैश को सी ही रखना चाहिए, और ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा माइनस सी के बराबर था, तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ d इज़ इक्वल टू सी डैश माइनस सी का मॉड अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यूरेका, फॉर्मूला मुझे मिल गया। तो ये है मेरा फॉर्मूला। अगर दो लाइंस दी हुई हों, ठीक है, दोनों लाइन में इसका जो कांस्टेंट, दोनों का जो ए एक्स प्लस बी वाई वाला पार्ट है वो तो सेम ही होगा, और दोनों के कांस्टेंट में डिफरेंस होगा, C1 C2 मान लो, या B और D, C और D मान लो, या फिर C और C डैश मान लो। तो मुझे बेसिकली बस उन दोनों के कांस्टेंट का डिफरेंस लिखना है। असली में आप बड़े वाले से छोटे को सब्ट्रैक्ट करो या छोटे से बड़े को सब्ट्रैक्ट करो, वो भी पॉइंट नहीं है। मुझे बस इन दोनों का डिफरेंस लिखना है, मतलब सी डैश माइनस सी लिखना है मुझे यहाँ पर, क्योंकि मॉड्यूलस लगा हुआ है। ये क्या है? ये मॉड्यूलस है। तो आप इन दोनों में कितना अंतर है वो बता दीजिए। अगर ये 5 है ये 7 है तो अंतर है हमारा 2 का, अगर वो 6 है या 8 है तो अंतर है हमारा 2 का। तो बस, और उसके बाद ए और बी तो सेम ही है, तो ए और बी का स्क्वायर का अंडर रूट हमें इधर नीचे लिखना है। पिछले केस में भी हमने डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही देखा था। तो विद दिस वी कैन कंक्लूड आवर एक्सरसाइज 10.3 एंड आई गेस कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो विद दिस वी कंप्लीट द पोर्शन टिल एक्सरसाइज 10.3 विच इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। तो बस ये 2 क्वेश्चन हम कर लेते हैं और फिर बज गई घंटी। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है। ए है 4, और ये लाइन दे रखी है, तो इन दोनों के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है। इस पॉइंट को भर दो, मतलब x की जगह पे 4 रख दो, -2 टाइम्स -3 रख दो, -5 का मोड, मतलब अगर ये वैल्यू नेगेटिव आएगी तो भी हम पॉजिटिव आंसर देंगे, और अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस -2 का हमें स्क्वायर करना है। तो 4 + 6 - 5 का मोड अपॉन √5, तो ये होता है 5 अपॉन √5, जिसे मैं लिख सकती हूँ √5। तो मेरा इस पॉइंट का इस लाइन के साथ डिस्टेंस है √5 यूनिट्स।
चलिए, एंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो ये मुझे दो पैरेलल लाइंस दी गई हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि मैंने तो कहा था कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अगर एक लाइन है तो दूसरी लाइन का भी ए और बी सेम ही होता है, और ऐसा इधर नहीं दिख रहा है। तो हम बना लेते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5/2 लिख दो इस लाइन को। तो मुझे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5/2 में निकालना है दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो मैं करूँगी मॉड्यूलस ऑफ 7 माइनस 5/2 होल अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। हम इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर सकते थे या फिर हम उसको ऐसा कन्वर्ट कर सकते थे। हमको बेसिकली क्या करना था, हमें इनको सेम ए और बी में लाना था। हमें इन दोनों का जो ए और बी है वो सेम बनाना था। ठीक है, तो बस इधर हमें क्या मिल गया, इधर हमें मिल गया 14 माइनस 5 इज़ 9, 9/2 अपॉन √2। तो मॉड्यूलस ऑफ 9/2 इज़ 9/2 √2। तो ये हो गया मेरे इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस। एंड विद दिस वी कंप्लीट आवर स्ट्रेट लाइंस। तो एक्सरसाइज 10.1, 10.2, 10.3 एंड मिसलेनियस ये पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। प्लस RD शर्मा सब्जेक्टिव अगर हो जाती है तो आपका जो बोर्ड्स है जो नवंबर में है आई गेस, उसके लिए आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे, वेल प्रिपेयर्ड हो जाओगे। एंड लुकिंग टू द करेंट सिनेरियो आई वांट टू से समथिंग। चलिए मैं अगले क्लास में बोलूँगी ताकि ध्यान भी ज़्यादा रहे। ओके, थैंक यू, सो गुड डे, टेक केयर एंड पीस आउट।